नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के सेशन को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ जाए, इंस्टा पे नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा सभी को बताया कि अगर आप लोग बीएड की तैयारी और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग जो हमारा पेड बैच जो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो एकदम बिल्कुल न्यू वाला जो टॉपिक रिवीजन वाइज जो आपका स्टार्ट हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्लासेज जो आपकी 25 अप्रैल से यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पर जितने भी आपके हिंदी, रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सब की जो है पूरी की पूरी आपको यहाँ पर पूरा टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर रिवीजन करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो इस वाले बैच से आप जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर 499 में अभी क्या क्या मिल रहा है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। साथियों आपको यहाँ पर इसमें अर्जुन टेस्ट सीरीज भी जो इंक्लूड किया गया है, जो एकदम नया वाला लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, वो भी आपको यहाँ पर जो ऐड किया गया है। और साथ ही साथ तो जब आपका लास्ट में आपके पास जब 10 दिन बचेंगे तो आपको यहाँ पर 5 फुल मॉक टेस्ट, जैसे आपका पेपर हॉल में जैसे पेपर होता है उस तरीके का पेपर करवाया जाएगा। और 5 जो है प्रीवियस ईयर जो आपको फुल टेस्ट करवाए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, बहुत सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। कैसे आपको जुड़ना है वो सिंपल सा प्रोसेस है। एक हमारा ऐप है DOG ऑफिशियल ऐप। इस ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक पे जो है क्लिक करके आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओपन करिए, उसके बाद आप कोर्स वाले सेक्शन में जाओ, आपको यहाँ पर दिख जाएगा 45 डेज टॉपिक वाइज रिवीजन। ये जो अर्जुन बैच कह सकते हैं, अर्जुन बैच आपको मिल जाएगा। तो ये बैच आप लोग यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके जो इसको परचेज कर सकते हैं। अभी प्राइस आपका जो है कितना चल रहा है भाई? अभी आपका प्राइस 499 चल रहा है। ठीक है, ये 25 अप्रैल तक ये ऑफर जो आपका वैलिड है। 50% अभी आपका ऑफ चल रहा है। आफ्टर 25 अप्रैल ये जो प्राइस आपकी बढ़ जाएगी, तो आप इसको अभी देर मत करो, इसको यहाँ पर जा करके इसको परचेज कर लो। आपको गूगल पे, फ़ोन पे, आप किसी भी के थ्रू जो इसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपनी इस क्लास की तरफ। जिसको भी इसके बारे में जानकारी चाहिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली इवनिंग में हम लोग जीके जीएस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs को करते हैं, जो कि आपके किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में एक बार फिर से हम लोग हाजिर हुए हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर करो फटाफट। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, केला में पाया जाता है, या फिर सेब में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा आयरन कहां पर पाया जाएगा? पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती है, यहां पर सबसे ज्यादा आपको आयरन लौह तत्व देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए यहां पर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह NSG में कुल सदस्य देश कितने हो गए? 50 देश, 40 देश, 35 देश, या फिर 45 देश? तो देखो यहां पर थोड़ा सा छोटी सी मिसप्रिंटिंग हुई है। और अभी यहां पर अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टोटल 48 देश हो गए। ठीक है, कितने देश हो गए हैं? तो 48 देश हो गए हैं, 48 देश हो गए हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, कहां पर? नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह में NSG में टोटल देशों की संख्या कितनी हो गई है? तो 48 हो गई है, 48 हो गई है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, यहां कहीं पे भी विकल्प में नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो देखो, अगर कल वाला सेशन आपने देखा रहा होगा तो इस प्रश्न का बहुत आसानी से आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन, तो देखो ये एक संगठन था और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। ठीक है, कब हुई थी? तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो ध्यान रखना, कैलाश सत्यार्थी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने? कैलाश सत्यार्थी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। कब? 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। और इसके तहत क्या करना था? इसके तहत जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनका रिहेबिलाइजेशन करना था। ठीक है, उनका पुनर्वास करना था, उनको जो है, ठीक है, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था। इसीलिए ये बचपन बचाओ आंदोलन को शुरू किया गया था। और अगर हम लोग बात करें तो जो ये कैलाश सत्यार्थी हैं, इनको 2014 में क्या किया गया है? तो 2014 में इनको शांति का
नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन, किसको? ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में। तो एक तो इनको दिया गया और इन्हीं के साथ साथ 2014 में कल हम लोगों ने बात की थी किसको? तो मलाला। ठीक है, मलाला यूसुफजई, जो कि कहां की हैं? जो कि पाकिस्तान की हैं। ठीक है, तो इनको भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2014 में दो लोगों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत की तरफ से कैलाश सत्यार्थी को दिया गया और पाकिस्तान की तरफ से मलाला यूसुफजई को दिया गया। मलाला यूसुफजई जो है ये सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला बनी है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया है? 1973, 1980, 1987 या फिर 1994? तो जल्दी से बताइएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात हो रही है तो जल्दी से सारे लोग बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया है? चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। चलो जल्दी से सारे लोग बताना क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग बताना। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की अगर हम लोग बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो 1950 यहां पर 1973 जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ 1973 से किया गया। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का सर्वाधिक कृषक अनुकूल राज्य का किसे घोषित किया गया? ठीक है, भारत का सर्वाधिक कृषक अनुकूल राज्य किसे घोषित किया गया है? बिहार को, उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को या फिर राजस्थान को? तो उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। किसका? उत्तर प्रदेश का। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से क्या स्थान है? पहला स्थान है। और अभी सबसे कृषि के लिए, ठीक है, कृषकों के लिए सबसे अनुकूल राज्य जो घोषित किया गया है वो किसको? तो उत्तर प्रदेश को घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई है? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। 1956 में उत्तर प्रदेश का क्या हुआ है? पुनर्गठन हुआ है। पहली राजभाषा जो है वो हिंदी है और दूसरी राजभाषा जो है वो क्या है? वो उर्दू है। कब बनी है? तो 1989 में, 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा बनाया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुष्कर मेला कहां आयोजित किया जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो जल्दी से सारे लोग बताना क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्कर मेला की बात कर रहे हैं तो देखो ये लगता है कहां पर? ऑप्शन डी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, राजस्थान। क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से हम लोग बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कहां पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है ये पहले स्थान पर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग राजस्थान में बात करें तो देखो राजस्थान में पुष्कर झील भी है। ठीक है, कौन सी झील है? पुष्कर झील है और इसी झील के पास पुष्कर मेला लगता है। इसके अलावा राजस्थान में डिडवाना झील है। इसके अलावा और कौन कौन सी झीलें हैं भाई यहाँ पर? तो राजसमंद झील है, जयसमंद झील है, राजसमंद झील है, जयसमंद झील है, सांभर झील है। ठीक है, ये सारी झीलें आपको कहां पर मिलेंगी? राजस्थान में मिलेंगी। तो पुष्कर मेला जो है ये राजस्थान में लगता है, पुष्कर झील के पास। कहां पर? अजमेर में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कहां पर लगेगा? तो अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। माई ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइएगा। खुशवंत सिंह, किरण बेदी, नरेंद्र मोदी या फिर इंदिरा गांधी? करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो किरण बेदी की अगर हम लोग बात करें तो इनकी पुस्तक क्या हो जाएगा? इनकी पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। ठीक है, क्या पुस्तक है? तो इनकी पुस्तक है फियरलेस, ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस। ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस जो है ये किसकी पुस्तक है? किरण बेदी की पुस्तक है। अगर हम लोग बात करें नरेंद्र मोदी की तो इनकी पुस्तक क्या है? इनकी पुस्तक है एग्जाम वॉरियर। ठीक है, कौन सी पुस्तक हो जाएगा? एग्जाम वॉरियर जो है ये इनकी पुस्तक है। माई ट्रुथ की बात करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इंदिरा गांधी की पुस्तक है क्या? माई ट्रुथ। इसके अलावा ध्यान रखना ये भारत की पहली क्या हो जाएंगी? पहली महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर भारत की बात करें तो ये
कौन हो जाएगी, इंदिरा गांधी हो जाएंगी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी की पुस्तक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की बात कर रही है, ऑप्शन को देख लो और उसके बाद बताना सर्वाधिक हिस्सा किसका होगा। पानी का वाष्प मतलब जलवाष्प, ओजोन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जल्दी से सारे लोग बताना ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक हिस्सा कौन सी गैस का होगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो यहां पर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जल वाष्प का जो है, जो पानी का वाष्प होता है, ग्रीन हाउस गैसों में इनकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो देखो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है, 2010 में हुई है। ठीक है, कब हुई है, तो 2010 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। ठीक है, इसका मुख्यालय हो जाएगा। राजधानी की बात करूंगा, क्या होगी दक्षिण कोरिया की राजधानी, सियोल यहां की राजधानी हो जाएगी। और दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया, और अगर आपसे पूछ ले क्या, उत्तर कोरिया पूछ ले, ठीक है, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया पूछ ले, और इनके बीच में कौन सी रेखा है, तो ध्यान रखना 38 डिग्री समानांतर रेखा। ठीक है, कौन सी, तो 38 डिग्री समानांतर रेखा जो है, ठीक है, ये किसके बीच में है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने विकसित किया? चार्ल्स बेबेज ने, लैरी वॉल ने, जेम्स गोल्सिंग ने, या फिर डेनिस रिची ने? तो चार्ल्स बेबेज की बात करें तो देखो इनको कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। किसको, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो इसको किसने विकसित किया है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, डेनिस रिची। अगर आप लोग आंसर कर रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट हो, इन्होंने क्या किया है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की है? अब देखो उज्ज्वला योजना जो है, तो ये उज्ज्वला योजना क्या होती है, इसके तहत क्या किया जाता है, फ्री जो गैस कनेक्शन सरकार के द्वारा वितरित किया जाता था, ये होता था क्या, उज्ज्वला योजना होता था। ठीक है, तो ये क्या होता था, तो ये उज्ज्वला योजना होता था। ठीक है, ध्यान रखना। तो उज्ज्वला योजना के तहत प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा फ्री गैस कनेक्शन वितरित किए जाते थे। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो शुरुआत कब हुई है, तो देखो 1 मई 2016 को शुरू की गई है। कहां से शुरू की गई ये योजना, तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया शहर से शुरू की गई। ठीक है, कहां से, तो बलिया शहर से शुरू की गई थी उज्ज्वला योजना की शुरुआत। इसके बाद एक और योजना आएगी, कौन सी, तो वो होगी आपकी उज्ज्वला योजना 2.0। ठीक है, तो उज्ज्वला योजना के समाप्त होने के बाद एक और योजना शुरू की गई, कौन सी, उज्ज्वला योजना 2.0 योजना। और इस योजना की शुरुआत कब हुई है, 2021 में हुई है। कहां से की गई है, तो उत्तर प्रदेश के महोबा से। ठीक है, कहां से, तो उत्तर प्रदेश के महोबा से उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन यहां पर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उमिया माता मंदिर की आधारशिला कहां रखी है? अब देखो एक बात तो ये क्लियर है कि इसकी आधारशिला जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने रखी है। ठीक है, किसकी, उमिया माता मंदिर की आधारशिला। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कहां पर रखी है, अहमदाबाद में, मथुरा में, वाराणसी में, या फिर जयपुर में? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अहमदाबाद में अमित शाह ने उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? चलो जल्दी से सारे लोग बताना। उत्तर प्रदेश की बात करें तो किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा? तो देखो करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खाद्यान्न के उत्पादन में। ठीक है, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है, गेहूं, गन्ना, चावल, तो इन सब के उत्पादन में क्या होता है, उत्तर प्रदेश जो है खाद्यान्नों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या रखता है, सबसे बड़ा पैदावार वाला राज्य है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? परजीवी विज्ञान कहते हैं, जंतु भूगोल कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं, या पारिस्थितिकी कहते हैं?
तो क्या कहेंगे, जंतु तथा उसके आसपास का जो वातावरण होगा उससे संबंधित जो अध्ययन होगा उसको इकोलॉजी कहेंगे, पारिस्थितिकी कहते हैं। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि किसको, तो व्यास को, वशिष्ठ को, वाल्मीकि को या फिर भृगु को। तो जल्दी से सारे लोग बताना, उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है, तो जल्दी से बताना यह कौन से ऋषि को समर्पित है। तो क्या आंसर होगा, जल्दी से सारे लोग बताओ। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसको, व्यास, वेद व्यास को समर्पित है और इन्होंने ही क्या की थी, वेदों की रचना की थी। ठीक है, किसकी रचना की थी, तो वेदों की रचना की थी। वेदों की संख्या कितनी है अगर आपसे पूछ ले तो कितने हो जाएंगे, 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा, तो ऋग्वेद हो जाएगा, सबसे पुराना वेद हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति लौ को कितने वर्ष बाद बुझाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिलाया गया है। तो जल्दी से सारे लोग बताना क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो देखो इस प्रश्न में आपको यह पता होना चाहिए कि इसको जलाया कब गया था। तो देखो इसको जलाया कब गया है, 1972 में जलाया गया है। किसके समय में, इंदिरा गांधी जी के समय में। ठीक है, किसके समय में, तो इंदिरा गांधी जी के समय में 1972 में जलाया गया था। और अभी इसकी 50 वर्ष पूरे होने पर, ठीक है, कितने, तो 50वें वर्ष पूरे होने पर, मतलब कि कब, 2022 में इसको क्या किया गया है। ठीक है, 2022 में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो 2022 में क्या किया गया है, जो ये अमर जवान ज्योति लौ थी, ठीक है, इसको बुझा करके क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ के रूप में प्रज्वलित किया गया है, मिलाया गया है। तो ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब जलाया गया था, 1972 में जलाया गया था। अभी कितने, 50 वर्ष पूरे हुए हैं, 2022 में इनको, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है, पुरुष प्रधान समाज। तो ये तो देखो भाई जल्दी से बताना, महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है, पुरुष प्रधान समाज, दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधवा पुनर्विवाह जो है ये महिलाओं की खराब दशा के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर हम बात करेंगे किसकी, पुरुष प्रधान समाज की, तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब ये होता है कि जो पुरुष होता है वो प्रधान होता है और पुरुष क्या करेगा, अपनी मनमानी करेगा, मुखिया होगा, अपने मन का करेगा, अपने हिसाब से कहेगा, महिलाओं को जैसे कहेगा वैसे रहना है। तो इसके क्या होता है, महिलाओं की भाई खराब असर पड़ रहा है। ठीक है, दहेज प्रथा की बात करें तो पुरुष क्या करते हैं, ज्यादा दहेज की मांग कर लेते हैं, जिसकी वजह से शादी वादी नहीं हो पाती, तो उसका भी गलत असर पड़ता है। इसके अलावा बाल विवाह, अगर महिलाओं की कम उम्र में छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती तो उसका भी गलत असर पड़ता है भाई। ठीक है, किसका गलत असर नहीं पड़ता है, तो कौन होगा, विधवा पुनर्विवाह। ऐसी महिलाएं जिनकी जो विधवा हो गई है कम उम्र में, पता लगा कि पति या इस तरीके के एक्सपायर हो गए तो फिर क्या हो जाता है, तो उनकी दोबारा शादी कर दी गई ताकि वो फिर जीवन जो है मुख्य धारा में जुड़ सकें। तो विधवा पुनर्विवाह जो है महिलाओं की खराब दशा के लिए जिम्मेदार नहीं होता। अगर विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो इसको कब प्रतिबंधित किया गया था, तो 1856 में। किसके समय में, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह को जो है लागू किया गया था। ठीक है, प्रतिबंधित नहीं किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह जो है इसको 1856 में, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में कानून बना करके लागू किया गया था। और इसके लिए किसने प्रयास किया था, तो कौन होंगे, तो ध्यान रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इन्होंने विधवाओं की पुनर्विवाह के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया था। ठीक है, और इन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि 1856 में ये कानून बन करके लागू होगा कैनिंग के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है, तो जल्दी से सारे लोग बताइएगा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से या फिर बैडमिंटन से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैडमिंटन हो जाएगा। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है कौन सा, थॉमस कप। ठीक है, और पीवी सिंधु की बात करूं, साइना नेहवाल की बात करूं, ये लोग किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित। सानिया मिर्जा मत कर देना, सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है। ठीक है, तो पीवी सिंधु, साइना नेहवाल ये लोग क्या है, बैडमिंटन से संबंधित है और बैडमिंटन खेल से ही संबंधित है थॉमस कप। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, तो
तो सचिन तेंदुलकर हैं, लता मंगेशकर हैं, ध्यानचंद हैं और सत्यजीत रे हैं। तो किसको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और अभी इनके नाम पर सबसे बड़े मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारों की भी घोषणा कर दी गई है। मेरठ में इनके नाम पर एक खेल विश्वविद्यालय भी बना है। ठीक है, तो इनको अभी भारत रत्न नहीं दिया गया है, अभी इनको इंतजार है, देखते हैं कब तक मिलता है। ठीक है, फिलहाल बाकी लोगों की बात करें, सचिन तेंदुलकर की, लता मंगेशकर की, सत्यजीत रे की, तो इन सब लोगों को क्या हो गया है? भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घुमुरा का लोक नृत्य, तो ये घुमुरा है, ये किस राज्य का, ठीक है, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? एक बात ध्यान रखना, ये घुमरा है, घूमर नहीं है भाई। ठीक है, क्या घूमर नहीं? अगर घूमर होता तो ये फिर क्या हो जाता? तो फिर ये राजस्थान हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता है? राजस्थान हो जाता। घूमर नृत्य अगर पूछता, लेकिन घूमर नहीं पूछा, ये क्या पूछा है? घुमुरा पूछा है। तो ये किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य। कौन सा? घुमरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डेजर्ट फेस्टिवल में आयोजित किया जाता है, तो ये जो डेजर्ट फेस्टिवल है, अब देखो नाम में ही डेजर्ट है, मतलब कि क्या मरुस्थलीय क्षेत्र वाले में कहीं पर होगा। ठीक है, अब सहारा की बात करूं, ये तो भारत में है ही नहीं, तो यहां पर कहां से होगा? महाराष्ट्र में मरुस्थल है ही नहीं, तो यहां पर होगा नहीं। अब बचा बाड़मेर और जैसलमेर, तो कहां पर होगा? तो देखो जो ये डेजर्ट फेस्टिवल होता है, ये कहां पर होता है? ये जैसलमेर में होता है। ठीक है, राजस्थान के किस शहर में होता है? तो जैसलमेर में होता है डेजर्ट फेस्टिवल। तो ऑप्शन यहां पर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? ठीक है, तो बार बार ये प्रश्न मैं आप लोगों को करा चुका हूं, और व्हीलर द्वीप की बात करूं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये है कहां पर? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, व्हीलर द्वीप कहां पर है? उड़ीसा में है। और इसका नाम बदल करके किसके नाम पर कर दिया गया है? तो अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, उन्हीं के नाम पर इस व्हीलर द्वीप का नाम रख दिया गया है। और इसी द्वीप से अभी क्या किया गया है? अभी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया। ठीक है, कौन सी? अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 5000 किलोमीटर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहां पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में? सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूं, सारे क्वेश्चन आप लोगों को बार बार बता चुका हूं। अगर डेली शाम को आप जीके जीएस वाले सेशन में जुड़ते हो तो इन सारे प्रश्नों के आराम से क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। तो जल्दी से बताना, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहां पर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर भी आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बार बार बताया हूं, सिमलीपाल और कौन सा? भीतरकनिका। सिमलीपाल और भीतरकनिका, तो ये दोनों कहां पर हैं? तो ये दोनों आपके उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 जीबी के बराबर कितने केबी होता है? चलो जल्दी से सारे लोग बताना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 जीबी के बराबर कितने केबी होता है? जल्दी से सारे लोग बताना। ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग बताओ, फटाफट सारे लोग आंसर करना, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर अगर हम लोग बात करें। चलो जल्दी से सारे लोग बताना। तो देखो 1 MB की अगर हम लोग बात करें तो 1 MB में क्या होता है? 1024 किलोबाइट होता है। ठीक है, 1 MB में क्या होता है? 1 MB में अगर हम लोग बात करें तो 1024 किलोबाइट होता है। ठीक है, और अगर 1 GB की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1024 MB हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलने को क्या कहते हैं? एक ही सिस्टम पर कई सारी चीजों को आप एक साथ चला रहे हो, ठीक है, कई सारे प्रोग्राम्स को एक साथ चला रहे हो, तो फिर उसको क्या कहेंगे? सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चल रही है तो उसको आप क्या कहोगे? मल्टी प्रोसेसिंग कहोगे, मल्टी प्रोग्रामिंग कहोगे, रियल टाइम कहोगे, बैच प्रोसेसिंग कहोगे। तो देखो नाम से ही क्लियर है, ठीक है, कि क्या कर रहे हो? मल्टीपर्पज। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग हो रहा है, एक साथ कई सारे काम हो रहे हैं, आपका क्या कहलाएगा? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगा। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के सेशन में 25 बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया, और कल फिर मिलूंगा इसी तरीके के बेहतरीन सेशन के साथ। कल फिर मैं करूंगा इसी तरीके के बेहतरीन जीके जीएस के क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा, जो कि किसी भी आपके एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही करता हूं, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।